तो इस पे जो चरक संहिता है इसके ऊपर लाइन लिखी हुई है, श्रीमद अग्निवेशन प्रणीता चरक दृढ़ बलाभ्याम प्रति संस्कृता। तो ये लाइन में तीन बातें लिखी हुई है। सबसे पहले अग्निवेश, दूसरा चरक और तीसरा दृढ़ बल। म्यूट कर लेना, किसी की आवाज आ रही है। अग्निवेश जो है वो इस चरक संहिता का प्रणीता है। प्रणीता के पास में लिखना तंत्रकर्ता, तंत्रकर्ता या सूत्रकार। प्रणीता, तंत्रकर्ता, सूत्रकार। रचयिता भी बोल सकते हैं इसको, रचयिता भी बोल सकते हैं। चरक जो है प्रतिसंस्कर्ता है, लेकिन फर्स्ट लिख देना है इस पे, प्रथम प्रतिसंस्कर्ता, प्रथम। चरक प्रथम प्रतिसंस्कर्ता है। और भाष्यकार, कोमा भाष्यकार। दृढ़बल द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता है। दृढ़बल द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता, कोमा संपूर्णकर्ता, संपूर्णकर्ता, संग्रहकार। ये जो चरक संहिता है ये पहले त्रिसूत्र रूप में थी। आयुर्वेद अवतरण हम पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सारी बातें समझ में आएगी। फिर इसको परिभाषित किया था चरक ने, तो इनको हम भाष्यकार बोलते हैं। और चैप्टर जो है इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे, इनको कलेक्ट करके सही तरह से ग्रंथ बनाया। टोटल 120 अध्याय पूर्ण किए इसके अंदर, तो इसलिए इनको संग्रहकार बोलते हैं। इसके बाद में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसी में तुम 3-4 पेज चेंज करके आगे बढ़ो। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही पढ़ना है अभी। इसमें तुम्हें जैसे पुरानी दो तरह की बुक आती है, ये वाली पहले वाला जो एडिशन है इसमें 9 नंबर का पेज है इंट्रोडक्शन में। और जो नया वाला आती है A4 साइज में, उसमें तुम 3-4 पेज आगे चेंज करना। एक ऐसे श्लोक लिखा हुआ मिलेगा नीचे, भास्करस्य षोडश शाखा। भास्करस्य षोडश शाखा। भास्कर की 16 शाखा है। किसी को नहीं मिले तो मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा बाद में, तो फिर उसमें से ढूंढ लेना, तब पता चल जाएगा कहाँ पे तुम्हारा छूट गया। फिर धीरे धीरे 2-4-5 दिन बाद अपने आप तुम्हारा रिदम बनने लग जाएगा सबका। भास्कर से षोडश शाखा, इसमें नेक्स्ट पेज पे आओ, या उसी पेज पे 6-7 लाइन छोड़ के देखो। ऐसे आचार्यों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। धन्वंतरी, दिवोदास। 10 नंबर पेज पे, पुरानी वाली बुक के अंदर 10 नंबर पेज पे धन्वंतरी, दिवोदास, काशीराज, अश्विनी सुतौ, नकुल, सहदेव, आर्की, च्यवन, जनक, बुद्ध। नेक्स्ट लाइन में जाबाल, जाजली, पेल, करभ, अगस्त्य।
तेल करब अगस्त्य। और इससे नेक्स्ट लाइन में लिखा है षोडश व्याधि नाशका। ये जो 16 शिष्य हैं ये व्याधि नाशक बताएं। भास्कर मतलब सूर्य भगवान, उनके 16 शिष्य हैं ये। इन्होंने सबने अपने अपने ग्रंथ लिखे थे। जैसे नेक्स्ट लाइन में पढ़ूं, चिकित्सा तत्व विज्ञान। चिकित्सा तत्व विज्ञान, ये अगली लाइन में धन्वंतरी वर्ड लिखा हुआ है, धन्वंतरी ने लिखा था। अब इसमें तुम्हें ना तत्व शब्द है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना। चिकित्सा तत्व विज्ञान में तत्व के नीचे अंडरलाइन करो। और धन्वंतरी में वंत जो शब्द है इसके नीचे अंडरलाइन करना। तत्व और वंत शब्द जो है ना, इसको उल्टा सीधा करोगे ना तो एक दूसरे से मिलता जुलता है ये। तय और वह दोनों में ही आ रहा है, और बीच वाला जो वर्ड है वो आधा लिखा हुआ है। ऐसा और कोई दूसरा आचार्य नहीं है जिसके नाम में ऐसा मिलेगा हमको। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में चिकित्सा दर्पण, और इसी में ही दिवोदास भी लिखा है। दय से दिवोदास और दय से दर्पण, बस ऐसे ही याद करना है। पेपर जो है ना उसमें सारे बच्चे क्वेश्चन सोल्व करके आते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तुम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो सही कर रहे हो। पेपर में ये ज़रूरी होता है कि सही टाइम पे सही कौन कर रहा है। एक क्वेश्चन को सोल्व करने में तुम 2 मिनट लेते हो तो वो कोई बहादुरी नहीं होती। उसे जो छोटा सा अभी ऐसे याद करोगे ना तो 1 सेकंड में याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। और कभी भूलोगे भी नहीं तुम इसको, रटना नहीं है कोई भी चीज़। चिकित्सा दर्पण, देश से दिवोदास, देश से दर्पण। नेक्स्ट लाइन में चिकित्सा कौमुदी, इसमें काशीराज। अब इसको भी ऐसे याद करना, कैसे काशीराज कैसे कौमुदी। और ये भी मत सोचना पढ़ते टाइम कि इनमें से क्वेश्चन इस साल नहीं आया। क्वेश्चन जब भी आएगा तुम्हें बता के नहीं आएगा, कभी भी आता है, कहीं भी आता है, किसी भी एग्जाम में आता है। मैं तो तुम्हें सारे एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, अकेला IRPGET के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा। बाकी तुम्हें चाहे लाइफ में और कोई से भी एग्जाम देने हो तो कभी न कभी इनमें तुम्हें क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में चिकित्सा सार तंत्र, इसमें लिखा है अश्विनी सुत, अश्विनी कुमार, चिकित्सा सार, ऐसे मिलता जुलता शब्द बन जाएगा। अश्विनी कुमार ये भी आर पे कंप्लीट हो रहा है, और चिकित्सा सार ये भी आर पे कंप्लीट हो रहा है। तो सार कुमार मिलता जुलता शब्द है, ऐसे याद करना। इसके बाद ये हो कौन थे अश्विनी कुमार, इनके नाम लिख लो। दो भाई थे, एक नासत्य, असत्य लिखना आता है, ऐसे ना सत्य लिखना। ना सत्य कोमा दस्र, द आधा से और त्रय त्रिशूल। ना सत्य कोमा दस्र। और इनके लिए एक वर्ड और लिखो, देवा नाम भिसजऊ। देवा नाम भिसजऊ, अऊ की मात्रा लगाना। देवताओं के वैद्य हैं ये दोनों। और एक वर्ड और लिखो, प्रथमो देवियो भिषक। प्रथमो देवियो भिषक, एरो लगा के लिखना। रुद्र, ब्रैकेट में लिख देना। रस रत्न समुच्चय, रे रे से, शॉर्ट में लिख देना, रे डॉट से। प्रथमो देवियो भिषक, रुद्र को माना है, रुद्र मतलब शिव। और देवानाम भिषजऊ शब्द आ जाए तो हमें अश्विनी कुमारों के लिए करना है, द्विवचन वाला वर्ड है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है वैद्यक सर्वस्व, नकुल। नकुल का ग्रंथ है, नकुल वही है पांडव वाला। वैदक सर्वस्व। और एरो लगा के ऐसे भी लिखो, हारित संहिता का पर्याय।
हरित संहिता का पर्याय। हरित संहिता का पर्याय भी है ये, वैदिक सर्वस्व। नेक्स्ट लाइन में सहदेव, सहदेव लिखता है व्याधि सिंधु विमर्दन। व्याधि सिंधु इसी लाइन में लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, व्याधि सिंधु विमर्दन। सिंधु के स वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर लो, और सहदेव के वे के नीचे अंडरलाइन करना। सहदेव, सहदेव के स के नीचे अंडरलाइन करना। सिंधु शब्द को सहदेव से हमें याद करना है। नेक्स्ट लाइन में ज्ञानार्णव, ज्ञानार्णव यमराज लिखा हुआ है, लेकिन जब हमने ऊपर नाम पढ़े थे तो सहदेव के बाद में आर की लिखा हुआ था। सहदेव आर की चयवन, आर की जो है यमराज का पर्याय है। आर की यमराज का पर्याय है। और ज्ञान का अर्णव मतलब ज्ञान की प्राप्ति। सबका ज्ञान है, किसके पास है? यमराज के पास है। हम पढ़ रहे हैं ना, इसका भी ज्ञान है उनके पास में, इधर उधर जा रहे हैं, इसका भी ज्ञान है। उसी कर्मों के आधार पे ही स्वर्ग नरक मिलते हैं हमें। तो यमराज ज्ञान का भंडार है, बहुत ज्ञान है उनके पास में, और किसी के साथ पार्शियलिटी भी नहीं करते। नेक्स्ट चैवन जीवदान। चैवन में वन के नीचे अंडरलाइन कर लो व और न। ऐसे जीवदान में भी व और न के नीचे अंडरलाइन करना। जीवदान में व और न। और च्यवन ऋषि को जीवन दान ही मिला था, च्यवनप्राश खिलाया था इसको अश्विनी कुमारों ने। नेक्स्ट लाइन में जनक, वैद्य संदेह भंजन। भंजन है ना, ये जन पे खत्म हो रहा है, तो जन पे अंडरलाइन कर लो। रटना मत, तुम ये कभी भी याद ही नहीं कर पाओगे इन नामों को। भंजन जन पे कंप्लीट हुआ, जन से जनक याद करना। नेक्स्ट लाइन में सर्वसार चंद्रसुत। ऊपर नाम पढ़ोगे तो जनक के साथ में बुद्ध लिखा हुआ है, तो ये चंद्रसुत बुद्ध का पर्याय है, चंद्रमा का पुत्र। सर्व सार सभी का बोध रहता है, बोध से बुद्धि याद आ जाएगा। सर्व सार मतलब सभी का बोध करने वाला सार। इसी लाइन में जाबाल तंत्र सार लिखता है, तंत्र का जाल ऐसे याद करना। जाबाल में जाल जैसा नजर आ रहा है, तंत्र का जाल। नेक्स्ट लाइन में वेदांग सार जाजली, इसको याद कर लेना। देखो वेदांग में तुम्हें अंग जैसा लिखा हुआ आ रहा है, वेदांग अंग। और जो अंग प्रत्यंग होते हैं इनका प्रमाण दो तरह से होता है, एक होता है अंगुल प्रमाण, एक होता है अंजलि प्रमाण। तो जाजली में अंजलि जैसा शब्द आ रहा है, ऐसे याद करना है इसको। जाजली अंजलि जैसा शब्द आ रहा है, और वेदांग में अंग शब्द आ रहा है। अंजलि प्रमाण होता है अंग का। पेल निदान, पेल को पेन बोल देना, पेन। पेन बोलोगे तो पे से पेल बन जाएगा, न से निदान बनाना। इसके बाद में करभ सर्वधर्म परम, करभ को करम बोल देना। करम धर्म परम सब इसी में लिखे हुए हैं। धर्म कर्म हम बोलते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो करभ को कर्म याद करना, और उससे तुम धर्म याद करना। इसके बाद में ये जितने भी शिष्य हैं सारे, नेक्स्ट लाइन में लिखा है एक द्वैध निर्णय तंत्र कुंभ संभव। ये कुंभ संभव नाम जो है अगस्त्य का है। ऊपर जो नाम लिखे थे उनमें करभ के साथ में अगस्त्य लिखा हुआ है। अगस्त्य ऋषि जो है, इसने दो बहुत इम्पोर्टेंट योग बनाए। एक तो अपन चरक संहिता में ही पढ़ेंगे,
उसका नाम है अगस्त्य हरित काश के अंदर। और दूसरा भेषज रत्नावली में पढ़ेंगे अविपत्तिकर चूर्ण। अविपत्तिकर चूर्ण ये भी अगस्त्य ने ही बताया। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है चिकित्सा शास्त्र बीजानी। ये चिकित्सा शास्त्र के बीज होते हैं 16 शिष्य। और जब श्लोक कंप्लीट होगा उसके बाद में लिखा हुआ मिलेगा ब्रह्म वैवर्ते 16 अध्याय। ब्रह्म वैवर्त एक पुराण है, उसके 16वें अध्याय में बताए हैं सारे। तो ये सारे जनरल नॉलेज के पॉइंट हैं, इनमें से कभी ना कभी एक क्वेश्चन आ ही जाता है इनमें से। इसके बाद तुम कंटिन्यू पढ़ते रहना, अब अपना ये छोड़ना मत, लिंक जो है ऐसे ही पढ़ते रहो। 3 लाइन छोड़ दो, 3 लाइन छोड़ के पढ़ना। ऐसे लिखा हुआ मिलेगा जल्प कल्प तरु। 2-3 लाइन छोड़ के जल्प कल्प तरु एरो लगा के लिख देना। गंगाधर राय की टीका है ये चरक संहिता पे। जल्प कल्प तरु गंगाधर राय की टीका है। याद करने के लिए बोल देना गंगा से जल बहता है, गंगा से जल बहता है, जल से जल्प कल्प तरु याद आएगा। इसके बाद 1 लाइन छोड़ के अगली लाइन में पढ़ना अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम। इस पे अंडरलाइन करना। तो क्वेश्चन यही है कि चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम किसने कहा? किसने कहा? गंगाधर राय ने कहा जल्प कल्प तरु टीका में। तो कल्पद्रुम इसके नीचे अंडरलाइन कर दो और टीका में कल्प तरु के नीचे अंडरलाइन कर दो। तरु भी वृक्ष है, द्रुम भी वृक्ष है, वृक्ष के पर्याय होते हैं। तो कल्प द्रुम कल्प तरु मिलता जुलता शब्द है, ऐसे याद करना है हमें। इसके बाद तुम 2 पेज पलट लेना, 2 पेज छोड़ के नेक्स्ट पेज पे आओ। ये नंबर वगैरह लिखे हुए मिलेंगे, तो ये सारे नंबर रेफरेंस इनको छोड़ दो और इनके तुरंत बाद जो पैराग्राफ शुरू होता है उसकी पहली लाइन पढ़ना। पहली लाइन में लिखा हुआ मिलेगा सूत्र स्थानस्य आद्य अध्याय। सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय पे हम पढ़ेंगे। सूत्र स्थान में टोटल 30 अध्याय हैं, तो जो प्रथम अध्याय है उस पे वैशेषिक प्रादुर्भाव, वैशेषिक दर्शन का प्रभाव पड़ा। सूत्र स्थान का जो पहला अध्याय है दीर्घम जीवितीय, उस पे वैशेषिक दर्शन का प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट लाइन में विमान स्थान जो है उस पे विमान पे अंडरलाइन करना और फिर न्याय दर्शन प्रभाव पे अंडरलाइन करना। विमान स्थान पर न्याय दर्शन का प्रभाव पड़ा। इसके बाद में विमान न पे खत्म हुआ, न से न्याय बोल देना। शारीर स्थान प्रथम अध्याय सांख्य उत्पत्ति, तो शरीर स्थान के पहले चैप्टर पे सांख्य दर्शन का प्रभाव पड़ा। जैसे हम पढ़ते हैं ना सृष्टि उत्पत्ति क्रम 25 तत्व होते हैं सुश्रुत संहिता में, अव्यक्त महान अहंकार ऐसे पढ़ते हैं। तो ऐसे सांख्य दर्शन ने बताए सबसे पहले। तो सांख्य दर्शन से प्रभावित है चरक संहिता शारीर फर्स्ट चैप्टर। सिद्धि स्थान इस पे वेदांत दर्शन का प्रभाव पड़ा। अंतिम जो स्थान है, अंतिम स्थान का नाम क्या है? सिद्धि स्थान। तो अंतिम में क्या आता है? अंत। और वेदांत में क्या आता है? अंत। ऐसे बोल देना। वेदांत शब्द में भी अंत लिखा हुआ है और सिद्धि स्थान भी अंत वाला स्थान है। 8 स्थानों में अंतिम स्थान जो है सिद्धि स्थान है। ऐसे ही तुम भी सारे है ना मिला जुला के याद करना।
बाकी रटोगे तो कहीं काम नहीं आएगा। लंबी लंबी लाइनों में ट्रिक भी मत बनाना। राधा की बूनी में नींबू की धारा, ऐसी ट्रिक मत बनाना, वो याद नहीं आती है पेपर में। आजकल पेपर बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। 120 क्वेश्चन पे पहुंचना है, तो इसी तरह से धीरे धीरे याद करो, मिला जुला के याद करो। मैं तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा हूँ बस, है ना, तुम्हारा पेपर देने नहीं जाऊंगा। तुम्हें पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। बाकी कुछ चीज़ें तुम्हें भी सारे ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, अपने कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे। अब तुम 10-12 पेज छोड़ दो। इसमें पुरानी बुक में तो है ना 41 नंबर का पेज है, और तुम पेज पलटते जाओ, तुम्हें टीकाकारों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। 12-13 पेज पलटने के बाद में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा टीकाकार। पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ही टीकाकार लिखा हुआ मिलेगा। तो इस टीकाकार जो है, इससे ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ना। और ऐसे स्टार्ट हो रहा है, प्रस्तुत संहिता में 4 प्रकार के सूत्र मिलते हैं। इस पूरी संहिता में, चरक संहिता में 4 प्रकार के सूत्र हैं। लिखा है एक गुरु सूत्र। सूत्र मतलब क्वेश्चन, प्रश्न। सूत्र मतलब सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन। गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र और एकीय सूत्र, ऐसे 4 नाम लिखे हुए मिलेंगे तुम्हें इस पैराग्राफ के अंदर। तो गुरु सूत्र देखो क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में। एको अपि हि अनेकाम संज्ञाम लभते कार्यांतराणि कुर्वन्। जब महाकषाय वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये श्लोक लिखा हुआ मिलता है कि एक जो मेडिसिन होती है, वो अनेक कार्य करते हुए मैक्सिमम महाकषाय के अंदर आ जाती है, रिपीट होती है। जैसे मधुएष्टि आ जाती है बार बार, पिप्पली आ जाती है, चीर का कुली, ऐसे मेडिसिन जो है रिपीट होती रहती है। तो अब यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन समझना है कि लाइन आएगी और तुमसे पूछेगा वो कि ये लाइन कौन से सूत्र से संबंधित है। अब देखो, जैसे एको अपी में तुम एक देखते ही एक ये सूत्र मत कर देना है इसको। ऐसे सोचना, अभी तुम जैसे लगभग 60-62 बच्चे पढ़ रहे हो, और तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है? एक। तो गुरु एक है और शिष्य बहुत सारे। तो गुरु सूत्र की लाइन एक से शुरू होती है, एको अपि ही अनेकाम, ऐसे याद करना है इसको। इसके बाद इसी लाइन में शिष्य सूत्र लिखा है, इसका एग्जाम्पल है न एतानी भगवन पंच कसाय सतानी पूरियंते। तो इस तरह से भगवान पूरे 500 कसाय तो पूरे होंगे ही नहीं। 50 माह कसाय में अगर रिपीट हो रही है मेडिसिन, तो 500 कसाय तो पूरे होने वाले ही नहीं है, कंप्लीट नहीं होंगे। तो देखो, इसमें एक वर्ड है भगवान। जैसे मान लो कि तुम मेरे से कोई क्वेश्चन करोगे, तो तुम क्या कहोगे? सर ये बताओ, बॉस ये बताओ, ऐसे बोलोगे मुझे। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछूंगा तो मैं तुम्हारा नाम लेके बोलूंगा, कोई भी स्टूडेंट का नाम लूंगा और फिर उससे कुछ क्वेश्चन करूंगा, और तुम मेरा नाम नहीं लोगे और मुझे कुछ सम्मान सूचक शब्द से बोलोगे। ऐसा ही हर गुरु के साथ में शिष्य बिहेव करता है। सामने तो करता है, पीछे से पता नहीं। तो इसमें देखो भगवान लिखा हुआ है, तो भगवान जो शब्द है गुरु के लिए ही बोल सकते हैं। कभी शिष्य, गुरु जो है ना, वो अपने शिष्य को भगवान नहीं बोलेगा। तो इसलिए सोचो कि ये बात कौन बोल रहा है? शिष्य बोल रहा है, भगवान बोल रहा है अपने गुरु के लिए। नेक्स्ट लाइन में लिखा है प्रति संस्कार सूत्र। इसमें लिखा है तम उवाच भगवान आत्रे। अब तुम कहोगे भगवान तो यहाँ भी आ गया, इससे ऊपर वाले में भी था, लेकिन इसमें भगवान के साथ में गुरु का नाम भी लिखा है, आत्रे।
इस पूरी संहिता में शिष्य जो है वो अग्निवेश है और गुरु जो है वो आत्रेय पुनर्वसु है, इस पूरी चरक संहिता के अंदर। तो अग्निवेश अपने गुरु के लिए बोलता है भगवान आत्रेय। जैसे मान लो आज तुम सारे बच्चे पढ़ोगे और मान लो आपस में एक दूसरे से मिलते होंगे, तो फिर क्या कहोगे, आज तो है ना देवेश सर ने या बोस ने ये पढ़ाया। तुम ये डायरेक्ट नहीं कहोगे आज बोस ने ये पढ़ाया, कोई कहेगा किसने, कौन सा बोस कौन सा सर, को जानेगा ही नहीं। लेकिन तुम बताओगे कि उन्होंने बताया। तो जब हम किसी दूसरे को हमारी बात समझा रहे हैं तो उसमें उनका नाम भी लेंगे और सम्मान सूचक शब्द भी लिखेंगे। तो प्रति संस्कृत का मतलब होता है उसको थोड़ा सा बदल करके बोलना या मॉडिफाइड करके बोलना। संस्कार में दोबारा से संस्कार करना, वही प्रति संस्कार है। तो ऐसे याद करना। इसके बाद एक ही सूत्र, आत्मज, एक ही एक का मतलब होता है वन वर्ड, शॉर्ट में बोलना। तो आत्मजे पुरुषो रोगास्य आत्मजा कारणम ही से। तो जैसे मान लो अगर पुरुष और रोग की उत्पत्ति में आत्मा कारण है तो उस पुरुष को हम आत्मज पुरुष बोलेंगे और उस रोग को हम आत्मज रोग बोलेंगे। लाइन तो बड़ी सारी थी। आत्मा कारण है जिस पुरुष में, 10 आनन है जिस मनुष्य के, 10 आनन, ऐसे बोल दिया हमने रावण। तो ऐसे ही आत्म शॉर्ट में बोल दिया, ऐसे ही रोग में हमने आत्म शॉर्ट में बोल दिया। तो एक ही एक का मतलब होता है वन वर्ड शॉर्ट में ट्रांसलेशन करना। इसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में टीकाकार लिखा है, इस पैराग्राफ को छोड़ो, इससे अगले पैराग्राफ को भी छोड़ो, और उससे अगले पैराग्राफ में पातंजल वार्तिक ऐसे वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। फर्स्ट वर्ड पातंजल वार्तिक, इसमें तीसरी लाइन पढ़ना। इसमें लिखा है पतंजलि रचित वात स्कंद पित्त स्कंद उपेत सिद्धांत सारावली। वात स्कंद पित्त स्कंद उपेत सिद्धांत सारावली। तो ये ग्रंथ जो है पतंजलि ने लिखा था। तो इसमें है ना पित्त जो वर्ड लिखा है पेत्त स्कंद, तो पेत्त के नीचे अंडरलाइन कर दो, और पतंजलि में भी पत के नीचे अंडरलाइन करना। पतंजलि जो वर्ड है इसमें पत के नीचे अंडरलाइन कर दो, पित्त स्कंद में पित्त के नीचे अंडरलाइन कर दो। ऐसे हमें याद आएगा ये ग्रंथ लंदन के इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में है। ये चुरा लेंगे अंग्रेज सारे, अपना सारा ज्ञान वो लेंगे, अपने पास तो कुछ नहीं छोड़ा। अब हम वापस से उन्हीं के ज्ञान को एक तरह से सब बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। उनका ज्ञान क्या है, मॉडर्न साइंस। वो हमारी इस पैथी को मॉडर्न साइंस में धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत तुम्हें प्रूफ बताऊंगा अपनी संहिताओं में, और उससे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। है तो अपनी चीज, तो सारी चीज लंदन में रखी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ, इसमें लिखा है भट्टार हरिश्चंद्र, एरो लगा के लिखना, चरक न्यास। इनकी टीका का नाम चरक न्यास है। भट्टार हरिश्चंद्र चरक न्यास। चरक न्यास जो है इसमें आधा न जो लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, और भट्टार हरिश्चंद्र में भी आधे न के नीचे अंडरलाइन करना। चंद्र में आधा न लिखा हुआ है, और एरो लगा के लिखना प्राचीनतम संहित, प्राचीनतम टीका। प्राचीनतम टीका है, सबसे पुरानी टीका है ये चरक संहिता पे, भट्टार हरिश्चंद्र ने लिखी थी। चरक न्यास नाम था। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ, आषाढ़ वर्मा। आषाढ़ महीना ही चल रहा है, देखो तुम्हें आषाढ़ महीने में आज आषाढ़ की याद दिला दी।
आषाढ़ महीना आज खत्म होने वाला है। तो आषाढ़ वर्मा ने टीका लिखी, उसका नाम है परिहार वार्तिक। परिहार वार्तिक। अब इसको देखो कैसे याद करना है। आषाढ़ क्या होता है? महीना। और जब तुम अपनी संहिताओं में पढ़ोगे तो ऐसे लिखा हुआ मिलता है परिहार काल। परिहार मतलब होता है परहेज। 1 मास परिहार काल, 2 मास परिहार काल। तो जो परिहार होता है, परहेज जो होता है वो महीनों में होता है। और महीने का नाम कौन से आचार्य के अंदर आ रहा है? आषाढ़ वर्मा के अंदर आ रहा है। आषाढ़ नाम का महीना। और उससे तुम्हें, उसमें हमें क्या करना है? तो तुम ऐसे बोल देना आषाढ़ में परिहार। आषाढ़ में हमें परहेज करना है, परिहार करना है। फिर एक लाइन छोड़ के अगले पैराग्राफ पे आओ। जेजेट। जेजेट की टीका का नाम इसी लाइन में लिखा है निरंतर पद व्याख्या। रटो मत कोई भी चीज, मिला जुला के तोड़ मरोड़ के याद करने की कोशिश करना। जेजेट में देखो क्या लिखा है। जय जय जय। स्टार्टिंग के जो वर्ड है तीनों एक है, सेम है, जय। तो एक वर्ड जब कंटिन्यू आता है तो उसको शॉर्ट में ये बोल सकते हैं पद की निरंतरता। वर्ड को हमने पद बोल दिया, कंटिन्यू को हमने निरंतर बोल दिया। तो इसके नाम में लिखा है निरंतर पद व्याख्या। जेड की टीका का नाम है निरंतर पद व्याख्या। और ऐसे भी लिखना संपूर्ण बृहत त्रि पर टीका लिखी। संस्कृत टीका लिखी, ऐसे लिखना। संपूर्ण बृहत त्रि पर संस्कृत टीका लिखी। अब बृहत्तरी लघुतरी तुम्हें पता होनी चाहिए, लिख लो। जिनको नहीं पता है वो ऊपर पेज पे लिखना। इसी के अंदर लिखना है तुम्हें, बुक में। अलग से कहीं डायरी वायरी कुछ मत बनाना। जो बातें मैं डायरी में लिखने के लिए कहूँगा वो डायरी में लिखना बस। बाकी इसी बुक को काला पीला करना है तुम्हें इसमें, और बार बार इसी से ही पढ़ना है, पेज पलट पलट के। तो बृहत्तरी में लिख लो चरक। ऐसे लिखना 300 ईसा पूर्व, एरो लगा के लिख देना 300 ईसा पूर्व। चरक में 200 ईसा पूर्व लिखो, ऐसा 200 ईसा पूर्व। और फिर लिखो सुश्रुत। सुश्रुत में 300 ईसा पूर्व। तो फिर बताओ पुरानी कौन सी होगी इन दोनों में से? सुश्रुत है ना। ईसा पूर्व वर्ड लिख दिया। तो पुरानी जो है सुश्रुत है, ये थोड़ी पुरानी है। अब ये ऐसे मत सोचना नए पुराने का क्या मतलब है। नए पुराने का मतलब एक जगह पे आता है जहाँ पे कोई क्वेश्चन आया और तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि इसमें आचार्य का नाम मेंशन नहीं है, मैं चरक के अकॉर्डिंग करूँ सुश्रुत के अकॉर्डिंग करूँ। तो उस समय फर्स्ट आंसर सुश्रुत के अकॉर्डिंग करना। अगर सुश्रुत ऑप्शन में नहीं है तो चरक कर देना। फिर इसके बाद लिखना अष्टांग संग्रह व अष्टांग हृदय। बृहत्तरी में 3 संहिताएं आती है, फर्स्ट ईयर में सब पढ़ के आए हो। चरक, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह व अष्टांग हृदय। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। पीजी में कम से कम 25-30 क्वेश्चन तो इसी के अष्टांग हृदय संग्रह के ही थे, तो मैक्सिमम पढ़ाए हुए थे। अब मत पढ़ो बुक। जिन्होंने बुक से पढ़ा था उन्होंने सोल्व कर दिया, और जो नोट्स से पढ़ के जिंदगी भर नोट्स ही बनाते रहे ना। अष्टांग हृदय अब उनको पता है ना कि क्वेश्चन ज़्यादा, चरक सुश्रुत के क्वेश्चन हो गए खत्म उनके पास में। अब बाकी वही चीज़ें रिपीट होती है, इसलिए आजकल वाकपट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। उत्तर तंत्र के जितने भी सारे क्वेश्चन थे पेपर में, मैक्सिमम क्वेश्चन अष्टांग हृदय से लिए हुए थे। तो ये भी पढ़ेंगे हम सारी ये सारी।
अष्टांग संग्रह का काल लिख लेना, 5वीं 6ठी शताब्दी। वृहत वाग्भट ने लिखी थी, वृद्ध वाग्भट लिखो। इसका रचयिता वृद्ध वाग्भट है, 5वीं 6ठी शताब्दी। क्या बोल रही है? हाँ, ठीक है ना। तो जो अष्टांग संग्रह है उसका काल है 5th to 6th सेंचुरी। 5th to 6th सेंचुरी, शताब्दी बोल दो, सदी बोल दो। और अष्टांग हृदय का जो काल है वो है 6th to 7th सेंचुरी, छठी से शताब्दी, 7वीं शताब्दी। तो इन दोनों में पुरानी अष्टांग संग्रह है, और हृदय जो है लेटेस्ट है। इसका रचयिता लघु वाग्भट्ट है। इसका रचयिता लघु वाग्भट्ट है। देखो बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि वाग्भट्ट के अनुसार बताओ औसत काल कितने होते हैं। एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम्हें, वाग्भट के अनुसार बताओ औसत काल कितने होते हैं। अब तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन से वाग्भट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है ये। तो ऐसी कंडीशन में जब वाग्भट ही लिखा हुआ है तो तुम पहला आंसर वृद्ध वाग्भट के अकॉर्डिंग करना, अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग करना है। हृदय में 10 काल होते हैं, अष्टांग संग्रह में 11 काल होते हैं, तो उसमें हमें 11 औसत काल आंसर करना है। ये तो बृहत्तरी है। इसके अब तुम ये सोचोगे अरे ये तो मुझे सारी चीज़ें आती है, कभी इंटरव्यू में जाना और वो तुमसे है ना छोटी सी बातें पूछ लेंगे और उस समय याद नहीं आएगी कि लघुतरी में क्या क्या थे नाम। फिर उल्टा सीधा बोलोगे काश्यप संहिता, भेषज रत्नावली, ऐसे नाम नहीं बोलने। लिखो लघुतरी में माधव निदान, कोमा सारंगधर, कोमा भाव प्रकाश, ये 3 संहिताएं लघुतरी में आती है। माधव निदान का काल है 7वीं शताब्दी, 7th सेंचुरी। सारंगधर 13 to 14, 13 से 14वीं शताब्दी। भाव प्रकाश 16वीं शताब्दी, 16। भाव प्रकाश का काल 16वीं शताब्दी है। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये कहीं ना कहीं तुम्हें ज़रूर काम में आएगी। मैं तुम्हें इनसे मिलते जुलते बहुत सारी बातें याद कराऊंगा। जैसे भाव प्रकाश के अंदर जब हम पढ़ेंगे ना तो ऋतु काल पढ़ते हैं। कोई बोलता है 12 दिन का होता है फीमेल के अंदर, कोई कहता है 16 दिन होता है। भाव प्रकाश 16 दिन बोलता है तो हम ऐसे याद कर लेते हैं। भाव प्रकाश का काल 16वीं शताब्दी है तो उसमें ऋतु काल 16 दिन का कर देंगे। ऐसे सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसके बाद में तुम 3 4 पॉइंट छोड़ के 9वें नंबर के पॉइंट पे आना। इसी पैराग्राफ में कंटिन्यू में नरदत्त लिखा हुआ मिलेगा। नरदत्त, इसका ग्रंथ इसी लाइन में लिखा है बृहत तंत्र प्रदीप। बृहत तंत्र प्रदीप। देखो नरदत्त में तय जो लिखा है ना लास्ट में, उसके आगे आधा तय लिखा हुआ है। ऐसे ही बृहत तंत्र में देखो, जो तय लिखा हुआ है उसके नीचे आधा तय लिखा हुआ है। जो मैं वर्ड बोलता हूँ उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया करो तुम। लॉन्ग टाइम तक याद करना है तो ऐसे ही याद रहेंगी ये चीज़ें। और लिखा क्या है, चक्रपाणी के गुरु थे ये। चक्रपाणी दत्त के गुरु थे ये, नरदत्त। इससे ऊपर वाले में लिखा है अमृत प्रभ, 8 नंबर का जो पॉइंट है, अमृत प्रभ। और इसमें लिखा है चरक ने इनकी चरक न्यास टीका का उल्लेख किया है।
अभी मैंने तुम्हें चरक न्यास टीका और किसकी बताई थी? भट्ट। हाँ, तो दोनों आंसर करने हैं हमें। भट्टार हरिश्चंद्र की भी टीका है और अमृत प्रभ की भी टीका है, लेकिन पहला आंसर भट्टार हरिश्चंद्र ही करना। इसके बाद 10 नंबर का पॉइंट है गैदास। इसके लिए लिखूं, ऐसे लिखा है चरक पर भी टीका लिखी थी, उसका नाम निकले ना चरक चंद्रिका। चरक पे जो टीका लिखी है उसका नाम है चरक चंद्रिका। जो उपलब्ध नहीं है ऐसा लिखा है इस लाइन में, चरक चंद्रिका। फिर दूसरी लाइन में लिखा है सुश्रुत संहिता पे भी टीका लिखी है इन्होंने, उसका नाम है पंजिका। पंजिका के आगे बृहत भी लिख सकते हो, बृहत पंजिका। पंजिका या बृहत पंजिका, या न्याय चंद्रिका, इसी में लिखा हुआ है, या चंद्रिका। तो गैदास की जो टीका है उनके अंदर चंद्रिका शब्द आता है, इसलिए इनको हम चंद्रिका कार बोलते हैं। एरो लगा के लिख लेना चंद्रिका कार। गैदास को चंद्रिका कार की उपाधि दी गई है। ज्ञानचंद ऐसे करके याद करना। ज्ञानचंद, ज्ञान शब्द बोलोगे ना तो उसमें गे जैसा सुनाई देगा, और चंद से चंद्रिका कार। तो इसने चरक और सुश्रुत पे टीका लिखी है, बाकी वाग्भट पे नहीं लिखी इन्होंने। इसके बाद में एक पैराग्राफ छोड़ के अगले में पढ़ो, चक्रपाणि दत्त लिखा है 12 नंबर का टीकाकार। इन्होंने जो टीका लिखी उसका नाम है आयुर्वेद दीपिका, फर्स्ट लाइन में। और ये दूसरी लाइन में लिखा है चरक संहिता पर। आयुर्वेद दीपिका टीका चरक संहिता पर लिखी है, इसलिए इनको अगली लाइन में चरक चतुरानन की उपाधि दी गई है। चरक चतुरानन चक्रपाणि दत्त को बोलते हैं। अब चक्रपाणि एक आदमी का नाम है जिसने टीका लिखी, टीकाकार है ये। अब टीकाकार बहुत सारे तो सोच रहे होंगे टीकाकार क्या होते हैं। वो नहीं है कि ऐसे आज गुरु पूर्णिमा है और आज टीका काट दिया शिष्य, वो नहीं है। टीकाकार का मतलब होता है टिप्पणी करने वाला, कमेंट्री करने वाला, उसे टीकाकार बोलते हैं। और चक्रपाणी का मतलब ये नहीं है जो चक्कर खा के पानी में गिर गया, ऐसे मत कर देना। चक्रपाणी इस चरक संहिता का फेमस टीकाकार है, प्रसिद्ध टीकाकार है। चरक के साथ सबसे पहले चक्रपाणी का ही ज़्यादातर नाम लिया जाता है। चक्कर खा के पानी में तुम मत गिर जाना। इसके बाद में अगली लाइन में छोड़ दो, ऐसे लिखा है नारायण दत्त इनके पिता थे। अभी मैंने तुम्हें नरदत्त पढ़ाया था, और नरदत्त में ऐसे लिखा था कि चक्रपाणि दत्त के गुरु थे और नारायण दत्त पिता थे। नर और नारायण दोनों में से अगर हम देखें तो नारायण जो है ना वो बड़े हैं। नर तो मनुष्य है, नारायण भगवान है। नर नारायण में नारायण बड़े, तो गुरु और पिता की जब बात आती है ना तो बड़ा तो पिता ही होता है, क्योंकि माता पिता बच्चे के सबसे पहले गुरु होते हैं। तो पिता बड़ा होता है तो पिता को हमें गुरु करना है। नारायण बड़ा है तो नारायण दत्त करना है। पिता इनके चक्रपाणि दत्त थे। पिता नारायण जो है बड़े हैं ना, तो बड़े जो हैं वो पिता है, ऐसे सोचना है। तो नारायण दत्त बड़े हैं, पिता है, और नरदत्त गुरु है, वो थोड़े पिता के कंपेयर में कम है, तो उन्हें हमें गुरु मानना है। इसके बाद अगली लाइन में लिखा है सुश्रुत संहिता पर इनकी भानुमति टीका है। चक्रपाणि ने भी लिखी टीका सुश्रुत पे, उसका नाम है भानुमति। इसका दूसरा नाम भी है तात्पर्य टीका, तय वाला तरबूज वाला, तात्पर्य टीका भानुमति को बोलते हैं।
भानुमति जो है इसका नाम तात्पर्य टीका। फिर नेक्स्ट लाइन में, इसलिए इनको सुश्रुत सहस्त्र नयन बोलते हैं। चरक पे टीका लिखी तो चरक चतुरानन, सुश्रुत पे टीका लिखी तो सुश्रुत सहस्त्र नयन। इससे अगली लाइन में इन्होंने चक्रदत्त ग्रंथ ये भी लिखा है। चक्रदत्त संग्रह चक्रपाणी का ग्रंथ है। फिर इसके बाद शुभंकर सर्वसार संग्रह, द्रव्य गुण संग्रह। द्रव्य गुण प्रवर्त शर्मा मत करना। द्रव्य गुण संग्रह ग्रंथ चक्रपाणी ने लिखा था। फिर दो लाइन छोड़ के पढ़ना, ऐसे लिखा है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पीएससी में बहुत बार आता है। चक्रदत्त पर 13वीं शताब्दी में निश्चयकर नामक वैद्य ने रत्न प्रभा टीका लिखी। चक्रदत्त पर 13वीं शताब्दी में निश्चयकर या निश्चलकर, निश्चलकर भी लिख सकते हो, निश्चयकर या निश्चलकर नामक वैद्य ने रत्न प्रभा टीका लिखी। निश्चलकर रे पे खत्म हुआ, रे से रत्न प्रभा बोलना, लेकिन इसने चक्रदत्त पे लिखी है 13वीं शताब्दी में। इसके बाद तुम 23वें नंबर के पॉइंट पे आना, 23rd नंबर का जो पॉइंट है उस पे आओ। इसमें लिखा हुआ मिलेगा शिवदास सेन। शिवदास सेन की टीका है चरक तत्व प्रदीपिका। अगर किसी ग्रंथ के साथ में तत्व लिखा हुआ मिले तो मैक्सिमम टाइम उसका आंसर शिवदास सेन होता है। जैसा अभी हमने पढ़ा था चिकित्सा तत्व, वो हमने किसकी पढ़ी थी, धन्वंतरी की पढ़ी थी। चिकित्सा तत्व विज्ञान धन्वंतरी। अब उसमें शिवदास सेन मत कर देना, ये तत्व दिखा और शिवदास सेन करके आगे, वो अलग बात है। चरक तत्व प्रदीपिका। और इसको ऐसे याद करना, शिव जो है, शिव मतलब शिव भगवान, वो इस प्रकृति में प्रत्येक तत्व में विद्यमान है। तत्व कोई भी छोटे से लेके बड़े तक जीव हो सकता है, सब में शिव विद्यमान है। तो ऐसे तत्व वर्ड शिव के साथ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में इन्होंने अष्टांग हृदय, चक्रदत्त, योग रत्नाकर और द्रव्य गुण इन सब पे टीका लिखी है। इससे अगली पैराग्राफ में पढ़ना है 24 में, गंगाधर राय, गंगाधर कविराज। इसमें 4 लाइन छोड़ना, उसमें लिखा हुआ मिलेगा। फिर अगली लाइन में चरक संहिता पर जल्प कल्प तरु ये टीका लिखी है। कंटिन्यू पढ़ोगे तो मिल जाएगा। चरक संहिता पर जल्प कल्प तरु। और अभी बोला ही था तुम्हें, गंगा से जल बहता है, गंगा नदी से जल बहता है, जल से जल्प कल्प तरु। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ, उसमें लिखा है योगिंद्र नाथ सेन। और नेक्स्ट लाइन में चरकोपस्कार। योग से, योग करने से क्या होता है, उपकार होता है, खुद का भी होता है दूसरों का भी होता है। तो उपस्कार को उपकार जैसा समझ लेना। नेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ के अगले में पढ़ो 27 में, कविराज ज्योतिष चंद सरस्वती। इनकी टीका का नाम यही लिख लेना, चरक प्रदीपिका। चरक प्रदीपिका। तो इसको ऐसे याद करना, दीपक की ज्योति, दीपक की ज्योति। चरक तत्व प्रदीपिका वर्ड आएगा तो शिवदास सेन, और चरक प्रदीपिका आए तो ज्योतिष चंद सरस्वती। नेक्स्ट पैराग्राफ में अविनाश चंद्र। इसमें लिखा है सर्वप्रथम चरक संहिता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। फर्स्ट टाइम इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया, अविनाश चंद्र ने।
ऐसे अविनाश चंद्र बोलो, ऐसे अंग्रेजी में अनुवाद बोलना। फिर इसके बाद में तुम 5-7 पैराग्राफ छोड़ देना और ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इस निबंध की पूर्ति के लिए। उस पैराग्राफ को पढ़ना जहाँ से स्टार्टिंग ऐसे होती है, इस निबंध की पूर्ति के लिए। इसमें दूसरी लाइन में, सेकंड लाइन में, कविराज गणनाथ सेन कृत प्रत्यक्ष शारीर। गणनाथ सेन ने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है प्रत्यक्ष शारीर। तो ऐसे याद करना है, प्रत्यक्ष की गणना, जो हमारे सामने है प्रत्यक्ष है, उसी की गणना कर सकते हैं। एक और नाम लिख लो, सिद्धांत निदान। सिद्धांत निदान भी लिखा है इन्होंने। गणनाथ सेन के दो ग्रंथ बहुत पॉपुलर है, एक प्रत्यक्ष शारीर और दूसरा सिद्धांत निदान। और गणना का क्या होता है? सिद्धांत होता है। फिर इससे अगली लाइन में, नेपाल राजगुरु स्वर्गीय पंडित हेमराज शर्मा कृत काश्यप संहिता का उपोद्घात। ये काश्यप संहिता नेपाल से प्राप्त हुई थी, इन्होंने संभाल के रखी थी, उपोद्घात किया था पंडित हेमराज शर्मा ने। इस काश्यप संहिता को हम बाल भाषित संहिता या वृद्ध जीवक तंत्र भी बोलते हैं। लिख लेना, बाल भाषित संहिता या वृद्ध जीवक तंत्र। बाल भाषित संहिता या वृद्ध जीवक तंत्र। बच्चे ने बताई थी, और बच्चे का जब मजाक उड़ाया था तो बच्चा बूढ़ा बन गया। जीवक था उस बच्चे का नाम। जीवक जब वृद्ध हो गया गंगा में डुबकी लगा के, तो उसको वृद्ध जीवक बोल दिया। अब तुम फर्स्ट चैप्टर पे आओ, जहाँ फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। इंडेक्स को कंप्लीट करने के बाद में आगे आना। फर्स्ट चैप्टर जहाँ स्टार्ट होता है, अब तुम ढूंढते रहोगे, परेशानी नहीं आएगी। और जिनको नहीं मिला वो मुझे मैसेज करना, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा उनको। इस फर्स्ट पेज पे ऐसे लिख लेना, अंजन निदान। अंजन निदान एरो लगा के लिखना, अग्निवेश कृत। अग्निवेश ने भी एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है अंजन निदान। ऐसे अग्निवेश बोलना, ऐसे अंजन निदान बोलना। ऐसे ही एक माधव निदान भी है, वो माधव कर ने लिखी। माधव निदान के रचयिता माधव कर। और तीसरा भी तुम्हें सिद्धांत निदान पढ़ाया ही था, गणनाथ सेन। साथ साथ मैं तुम्हें ये भी बताता चलूँगा कि इस साल क्वेश्चन कहाँ से आए थे। मैक्सिमम चीज़ें पढ़ी हुई आती है, और जो नहीं पढ़ाऊँगा वो किसी को भी नहीं आएगा। ये भी तुम ध्यान में रखना, और ये दिमाग में भी रखना सेट, वही बच्चा सेलेक्ट होएगा। इसके बाद में देखो, इसमें सबसे पहले श्लोक के अंदर क्या लिखा है, अथातो दीर्घम जीवित्यम अध्याय। फर्स्ट चैप्टर जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ लिखा है, अथातो दीर्घम जीवित्यम अध्याय व्याख्यासाम। फर्स्ट चैप्टर का नाम है दीर्घम जीवितीय, चरक संहिता का प्रथम अध्याय है दीर्घम जीवितीय। एरो लगा के लिखना, अष्टपदात्मक। इसमें 8 पद है, अष्टपदात्मक। ऐसे 8 पद, दी रे घे जी वी ती ये, ऐसे करके। अब गिनते मत रहना, तुम तो लिख लो बस, अष्टपदात्मक 8 पद है इसमें। इसके बाद में यही लिख लो, सुश्रुत संहिता में प्रथम अध्याय वेदोत्पत्ति।
सुश्रुत लिख के लिख देना, वेदोत्पत्ति। वेदोत्पत्ति, वेदों की उत्पत्ति होना। वाग्भट करके लिखो। वाग्भट जब मैं बोलूँ ना तो ऐसे समझना मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। जब जब मैं तुमसे वाग्भट वर्ड बोलूंगा तो समझना है तुम्हें मैं दोनों की बातें कर रहा हूँ, हृदय की भी बात कर रहा हूँ, संग्रह की भी कर रहा हूँ। तो इनके अंदर आयुष काम्य, आयुष काम्य, तो ये हमें तीनों संहिताओं में फर्स्ट चैप्टर पता होना चाहिए। फिर विमर्श में पहली लाइन पढ़ना, ग्रंथ आदौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथ अन्ते च मंगलम आचरणीयम इति शिष्टाचार। ग्रंथ के आदि में, मध्य में, अंत में जो भी आचरण मंगलकारी होता है उसे शिष्टाचार बोलते हैं। तो यहाँ भी देखो मंगलाचरण है। जहाँ पे मैंने तुम्हें श्लोक पढ़ाया था, अथा तो दीर्घम जीवितम अध्याय, इसमें एक लाइन छोड़ के नीचे देखो, भास्करम भारतीम देवीम इष्टम। तो बस तुम भास्करम भारतीम इस पर अंडरलाइन कर लो। भास्करम भारतीम, ऐसा मंगलाचरण कौन सी संहिता में है? चरक संहिता में। भास्कर सूर्य भगवान, भारती देवी कौन हो गई? सरस्वती माता। इनका स्मरण करके, गणेश जी का स्मरण करके मैं इस ग्रंथ को लिखना शुरू करता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं ये। अथ जो शब्द है इसका मतलब होता है मंगलकारी। अथा तो जो वर्ड है इसमें अथ का मतलब होता है मंगलकारी। इसके बाद में विमर्श पढ़ते रहना तुम, और जब ये विमर्श का पैराग्राफ कंप्लीट होगा तो उस पैराग्राफ से तुम 20-25 लाइन ऊपर देखो। 20-25 लाइन ऊपर छोड़ के देखना, 15-20 लाइन छोड़ दो। ऐसे तुम्हें स्थानों के नाम लिखे हुए मिलेंगे विमर्श में। सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि, ये 8 स्थान हमें इस संहिता में पढ़ने हैं और सब सीक्वेंस से याद करने हैं। इनका आगे पीछे क्रम मत करना, जैसा लिखा है ऑर्डर वैसे ही याद करना है। सूत्र, निदान, विमान जैसा है ऐसा ही याद करना है। फिर इसके बाद में 4 लाइन छोड़ के पढ़ो, श्लोक स्थानम समुदिष्टम तंत्रस्य अस्य श्रेय शुभम। इस सूत्र स्थान को श्लोक स्थान बोलते हैं और उत्तम सिर स्थान बोलते हैं। उत्तम सिर स्थान भी कहा है इसको। श्लोक स्थान सूत्र स्थान का पर्याय होता है। सूत्र का मतलब श्लोक ही होता है। 2 लाइन छोड़ के देखना, अनुबंध चतुष्टय, इसके अंदर क्या आता है? अभिधेय कोमा प्रयोजन कोमा संबंध कोमा अधिकारी। अभिधेय कोमा प्रयोजन कोमा संबंध कोमा अधिकारी। शॉर्ट में APSA ऐसे लिख लेना, आपसा। APSA, ए से अनुबंध, P से प्रयोजन, से S से संबंध, A से अधिकारी। यहीं पास में लिखो, माधव अनुबंध चतुष्टय। माधव अनुबंध चतुष्टय, इसमें एरो लगा के लिखो, निदान कोमा लक्षण, निदान कोमा लक्षण कोमा उपद्रव कोमा अरिष्ट। निदान कोमा लक्षण कोमा उपद्रव कोमा अरिष्ट। फिर 2 लाइन छोड़ के पढ़ना, अभिधेय। अभिधेय क्या होता है? हेतु, दोष, द्रव्य, स्वरूप, स्कंध त्रय,
तथा रोगों की उत्पत्ति रोकना यह अभिधेय है। अब ये हेतु दोष द्रव्य के लिए क्या वर्ड लिखा है? स्कंद तृतीय। स्कंद तृतीय में क्या आता है ऐसे पूछ सकते हैं। तो हेतु दोष द्रव्य ये तीन आते हैं। ऐसे लिख लो ऊपर ही, त्रिस्कंद। त्रिस्कंद एरो लगा के इसमें लिखना हेतु कोमा लिंग कोमा औसत। हेतु लिंग औसत। त्रिस्कंद या त्रिसूत्र एक ही बात है। स्कंद ध्याय पे ऐसे याद करना है। त्रिस्कंद ध्याय पे कंप्लीट हुआ और हेतु लिंग औसत भी ध्याय पे कंप्लीट हुआ। और स्कंद त्रिय य पे कंप्लीट हुआ। हेतु दोष द्रव्य भी य पे कंप्लीट हुआ। हेतु दोष द्रव्य य पे कंप्लीट हुआ। ऐसे याद करो। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है प्रयोजन। इस चरक संहिता को हम अग्निवेश तंत्र भी बोलते हैं। चरक संहिता का दूसरा नाम बताया था स्टार्टिंग में, अग्निवेशेन प्रणीता। इसलिए इसका पुराना नाम जो था चरक संहिता का वो अग्निवेश तंत्र था। फिर उस अग्निवेश तंत्र को चरक संहिता में कन्वर्ट कर दिया चरक ने। तो इस तंत्र का प्रयोजन है धातु साम्य क्रिया चौक्ता तंत्र से अस्य प्रयोजनम। धातुओं को साम्य अवस्था में स्थापित करना। इससे अगली लाइन में संबंध। संबंध क्या है? वाच्य और वाचक, मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, ये संबंध है। अधिकारी। अधिकारी कौन है? जो भी पढ़ रहा है वो अधिकारी है इस आयुर्वेद शास्त्र को। फिर दो लाइन छोड़ के अगली लाइन में आओ। संहिता के सूत्र स्थान में चार प्रकार के सूत्र बताएं। वही अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़े थे हमने, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, एकय सूत्र और प्रति संस्कृत सूत्र। यहाँ एक दो एग्जाम्पल अलग से दिए हैं एक्स्ट्रा। तो इसमें देखो गुरु सूत्र में लिखा है न एतद बुद्धिमता द्रष्टव्यम अग्निवेश। तो मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि जब कोई गुरु बोलेगा तो वो अपने शिष्य का नाम लेगा। और इस पूरी संहिता में गुरु का नाम आत्रेय पुनर्वसु है और शिष्य का नाम जो है अग्निवेश है। तो देखो मैं तुम्हारा नाम लूंगा जब तुमसे कोई बात करूंगा। तो ऐसे ही आचार्य अग्निवेश, आचार्य अग्निवेश से आचार्य पुनर्वसु बोल रहे हैं कि तुम्हें इस तरह से बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। तो जब अग्निवेश नाम आ रहा है, अग्निवेश कौन है? शिष्य। तो शिष्य को संबोधित कौन करेगा? गुरु। तो ये गुरु सूत्र है। शिष्य सूत्र में वही बात है, नेक्स्ट लाइन में सेम एग्जाम्पल दिया है। न एतानी भगवान पंच कषाय शतानी पूर्वन पूर्यन्ते, वही बात है। प्रति संस्कृत में भी सेम एग्जाम्पल है, तम उवाच भगवान आत्रे। एक ये सूत्र में एक चेंज किया है, एक लाइन छोड़ के पढ़ो। कुमारस्य श्रेय पूर्वम अभिनिवर्तते इति कुमार शिरा भारद्वाज। जब संतान की उत्पत्ति होती है तो भारद्वाज ऋषि बोलते हैं कि उसके अंग प्रत्यंग जो होते हैं उनमें सिर पहले बनता है। इसलिए भारद्वाज जी का नाम कुमार शिरा भारद्वाज जी बन गया। तो वही बात है, शॉर्ट में वन वर्ड में बोलना। कुमार शिरा पूछ ले किसके लिए कहा है? भारद्वाज के लिए कहा है। तो ये एक वन वर्ड वाला वर्ड हो गया। इसके बाद में दो लाइन छोड़ के लिए लिखा है कि इस सूत्र स्थान में चार चार अध्यायों के 7 वर्ग और 8वां वर्ग 2 अध्याय का बताया है। चार चार अध्याय के यहाँ पे हम पढ़ेंगे 7, क्योंकि टोटल चैप्टर 30 होते हैं और 30 में 7 ही वर्ग बन सकते हैं। 4 के अकॉर्डिंग पेयर करेंगे तो जो 2 बच जाएंगे उनको हम संग्रह दुबे बोलेंगे। ये बात हमें ना सूत्र स्थान के 30वें चैप्टर में पढ़ेंगे, 30 नंबर के चैप्टर में। इसके बाद में 3 नंबर के श्लोक पे आओ। 3rd नंबर का श्लोक।
इसमें लिखा है दीर्घम जीवितम अनविक्षण भरद्वाजम उपागत है। देखो चरक संहिता में जो भी चैप्टरों के नाम है वो उसके फर्स्ट श्लोक की स्टार्टिंग से लिखे गए हैं। जैसे दीर्घम जीवितम से स्टार्ट हुआ है ये चैप्टर, इसलिए इसका नाम दीर्घम जीवित्य रख दिया। दीर्घ जीवन की इच्छा के लिए भारद्वाज ऋषि के पास में, भारद्वाज ऋषि जो है इंद्र के पास में आए। देखा है अगली लाइन में, इंद्रम उग्र तपा बुद्ध्वा शरण्यम अमरेश्वरम। तो इंद्र की शरण में भारद्वाज ऋषि आए। तो इस पूरी लाइन में एक तो भारद्वाज का नाम है और एक इंद्र का नाम है, और दो इनके पर्याय लिखे हुए हैं, एक है उग्रतपा और एक है अमरेश्वर। तो उग्रतपा मतलब जो तपस्या करता है, तपस्या इंद्र तो करेंगे नहीं, तपस्या कौन करेगा, कोई ऋषि करेगा, ऋषि कौन है, भारद्वाज। तो उग्रतपा जो शब्द है वो भारद्वाज के लिए का है। और अमरेश्वर, अमर कौन है, देवता, और उनका जो ईश्वर कौन है, देवेंद्र, इंद्र। तो इंद्र के लिए अमरेश्वर का है, इसका पर्यायवाची है। फिर इसके श्लोक के हिंदी ट्रांसलेशन में एक बड़ा सारा वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, आयुर्वेद अवतरण। फर्स्ट वर्ड आयुर्वेद अवतरण लिखा हुआ है। हिंदी जैसे पढ़ना शुरू करते हैं, एरो लगा के लिखना, संपूर्ण चरक संहिता में 2 बार आता है। आयुर्वेद अवतरण संपूर्ण चरक संहिता में 2 बार आता है। एक तो ब्रैकेट में लिखना चरक सूत्र एक, चरक सूत्र एक। दूसरा चरक चिकित्सा 1/4, चरक चिकित्सा 1/4। 1/4 मतलब रसायन का चौथा पाद। क्या नाम है, किसी को पता है तो बताओ। आयुर्वेद रसायन का चौथा पाद कौन सा है, उमान जात बलादिकम मत बोल, ये वाजीगण का चौथा पाद है। आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन का चौथा पाद है, उसमें आयुर्वेद अवतरण बताया है, क्योंकि नाम जो है उसी में छुपा हुआ है, आयुर्वेद समुत्थानीय, आयुर्वेद की उत्पत्ति होना, और आयुर्वेद अवतरण का मतलब उत्पत्ति है, तो दो जगह पे आता है। तो अपनी जो दोनों बुक है, एक फर्स्ट पार्ट चरक पूर्वार्ध और एक सेकंड पार्ट चरक उत्तरार्ध, तो दोनों के फर्स्ट चैप्टर के अंदर आयुर्वेद अवतरण बताया है। यह लिखना सुश्रुत सूत्र एक, सुश्रुत सूत्र 1/4 में तो चिकित्सा में था सुश्रुत सूत्र 1, और वाग्भट सूत्र 1, ऐसे लिख दो। वाग्भट का मतलब दोनों ही समझते रहना, जब तक मैं अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह नहीं बोलूँ अलग से। दोनों में पहले चैप्टर में नाम ही आयुष कामी है। अब आयुर्वेद अवतरण के लिए 4 नंबर का श्लोक पढ़ो। यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयुर्वेद का स्मरण किया था, फिर प्रजापति को ज्ञान दिया। प्रजापति पे अंडरलाइन करो, फिर ब्रह्मा के बाद में प्रजापति कौन, दक्ष प्रजापति। हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा दूसरी लाइन में दक्ष प्रजापति। फिर इसी लाइन में अश्विनव, इन्होंने अश्विनी कुमारों को ज्ञान दिया था, दो ट्विंस ब्रदर थे। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में भगवान शक्र, शक्र भी इंद्र का पर्याय है, अश्विनी कुमारों से इंद्र ने ज्ञान लिया, भगवान शक्र इंद्र। और इसी लाइन में आगे भारद्वाज लिखा है, इंद्र से भारद्वाज ने ज्ञान लिया। इसके बाद में तुम 30 नंबर के श्लोक पे आओ। 30 नंबर का श्लोक, 30 नंबर का। अब भारद्वाज से कौन ज्ञान लेता है, आयुर्वेद अवतरण ही चल रहा है अपना ये। ऐसे लिखा है, अथ मैत्री परह पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु। फिर इस ज्ञान को प्राणी मात्र में मित्रता के भाव से पुनर्वसु आत्रेय ने प्राप्त किया।
पुनर्वसु आत्रेय ने ज्ञान लिया भारद्वाज ऋषि से। सब पढ़ के आए हो। इसी लाइन में शिष्येभ्यो दत्तवान षडभ्य सर्वभूत अनुकंप्या, सभी प्राणी मात्रों पे दया करने के लिए इन्होंने अपने 6 शिष्यों को ज्ञान दे दिया। कौन 6 शिष्य थे? अगली लाइन में लिखा है अग्निवेश भेल जतुकरण पाराशर हारित छार पानी। 6 के नाम याद करने हैं हमें। साथी थे, सहपाठी थे, साथ में पढ़ते थे तुम्हारी तरह। अग्निवेश सबसे बुद्धिमान था इनमें। विमर्श में पढ़ो क्या लिखा है। भारद्वाज ऋषि के शिष्य पुनर्वसु आत्रेय थे। यह बात हारीत संहिता में स्पष्ट की गई है। यहाँ स्पष्ट नहीं कि अगर स्पष्ट कर देता चरक के अंदर अग्निवेश तो इस श्लोक को तुरंत बाद में लिख देता, 30वें नंबर पे नहीं लिखता। इतना गैप देने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए इनको स्पष्ट ज्ञान नहीं था इस बात का। हारित को था, इन्होंने स्पष्ट कर दिया। नेक्स्ट लाइन में वाग्भट्ट ने आत्रेय को इंद्र का शिष्य माना है। तो ऐसे तुम ऊपर लिख लो पेज पे इंद्र, इंद्र और एरो लगाना, इंद्र और एरो लगा के लिखो। 4 एरो लगा देना इंद्र के। पहले एरो में लिखना भारद्वाज, पहले एरो में भारद्वाज और ब्रैकेट में लिख देना चरक। दूसरे एरो में धन्वंतरी, दूसरे में धन्वंतरी, ब्रैकेट में सुश्रुत। सुश्रुत संहिता में इंद्र से धन्वंतरी ने ज्ञान लिया। तीसरे एरो में लिखना अत्रि पुत्र आदि या आत्रेय पुनर्वसु आदि, अत्रि पुत्र आदि या आत्रेय पुनर्वसु आदि। इसमें और भी आचार्य थे। ब्रैकेट में लिख दो वाग्भट्ट, वाग्भट्ट। नेक्स्ट एरो में लिखो कश्यप, काश्यप नहीं लिखना, कश्यप लिखना है। कश्यप कोमा वशिष्ठ कोमा अत्रि कोमा भृगु, भृगु, भय के नीचे रे लगा दो फिर गु, भृगु। कश्यप वशिष्ठ अत्रि भृगु। ब्रैकेट में लिखना है तुम्हें काश्यप। काश्यप संहिता में आयुर्वेद अवतरण जो है उसके अंदर इंद्र से ज्ञान कश्यप अत्रि भृगु वशिष्ठ ने लिया था। 32 नंबर का श्लोक बुद्धि विशेष से तंत्रस्य कर्ता प्रथमम अग्निवेशो। प्रथम जो तंत्र करता है वो अग्निवेश है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। तुम में से भी कोई ना कोई तो रहेगा ही। तो प्रथम तंत्रकर्ता अग्निवेश था, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था। अपना ग्रंथ लिख दिया उसने सबसे पहले, उसके बाद बाकी ने भी लिखे थे। अब तुम इसके बाद में श्लोक नंबर 6 नंबर के श्लोक पे आओ। 6 नंबर का श्लोक, 6 नंबर में सेकंड लाइन पढ़ना। इसमें लास्ट में लिखा है पार्श्वे हिमवतः शुभे। हिमालय के पार्श्व में एक संभाषा हुई थी, मित्र मंडली हुई थी, सेमिनार हुआ था। पार्श्वे हिमवते शुभे, तो एरो लगा के लिखो। ये वर्ड किसके लिए आता है? संभाषा परिषद के लिए।
प्रथम संभाषा परिषद के लिए। प्रथम बोला है तो और भी हुई होगी, तो लिखो संपूर्ण चरक संहिता में 7 संभाषा हुई। 7। संपूर्ण चरक संहिता में 7 या 7 संभाषा हुई। कहाँ कहाँ पे हुई, ब्रैकेट में लिखना। चरक सूत्र 1, कोमा 12, कोमा 25, कोमा 26। सूत्र स्थान में तो ये 4 संभाषा हुई है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिख लो चरक शारीर 3, 6। शारीर स्थान में 2 संभाषा हुई है। फिर लिखो इसके बाद में चरक सिद्धि 9। चरक सिद्धि 9, इसका नाम है फल। चरक सिद्धि 9, 9। इस चैप्टर का नाम है फल मात्रा सिद्धि। फल मात्रा सिद्धि। इसमें एरो लगा के लिख देना दृढ़ बल ने बताई। बाकी सही, बाकी संभाषा थी जो 6 संभाषा, वो तो अग्निवेश ने ही बता दी थी। 11वां कर लो, है ना, 11 नंबर का चैप्टर है ना। चरक सिद्धि 11। चरक सिद्धि 11 नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है फल मात्रा सिद्धि। ये बताई संभाषा दृढ़ बल ने। टोटल संभाषा 7 हुई है। और अगर तुमसे ऐसे पूछे ना अग्निवेश ने कितनी बताई है, तो फिर तुम्हें ना 6 आंसर ही करना। और ऐसे पूछे कि दृढ़ बल ने कितनी बताई है, दृढ़ बल तो सारी बताता है, बस एक एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, बाकी 6 तो बताएगा और ये एक एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। दृढ़ बल का नाम आया है तो एरो लगा के लिख दो। संपूर्ण चरक संहिता में 41 अध्याय ऐड किए, 41। संपूर्ण चरक संहिता में 41 चैप्टर्स ऐड किए। अब उन 41 चैप्टर्स के ब्रैकेट में लिखना चिकित्सा स्थान में 17 चैप्टर, 17 अध्याय। चिकित्सा स्थान में 17 या 17 चैप्टर, कोमा संपूर्ण कल्प व सिद्धि स्थान। संपूर्ण कल्प और सिद्धि स्थान दोनों में 12-12 चैप्टर है, 12 चैप्टर है दोनों में। तो 12 + 12 + 17, तो टोटल 41 चैप्टर हो जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर विमर्श में पढ़ना 7 नंबर में, सेकेंड लाइन में लिखा उपवास। उपवास की डेफिनेशन है नेक्स्ट लाइन में, उपावृतस्य पापेभ्य सहवासो गुणे ही ये। जो पाप से बचाता है उसे उपवास बोलते हैं। उपवास है स विज्ञेयो न शरीरस्य शोषणम। उपवास का मतलब शरीर का शोषण करना नहीं समझना चाहिए। उपवास का मतलब पाप से बचाने वाला समझना चाहिए। तो ऐसे वर्ड आ जाए नए शरीर से शोषणम किसके लिए कहा है, उपवास के लिए। और ऐसे लिख दो 2 प्रकार के, ऐसे लिख के छोड़ देना 2 प्रकार। नेक्स्ट श्लोक में महर्षियों की गणना लिखा है हेडिंग में, महर्षियों की गणना। तो ऐसे लिख दो 53। टोटल 53 महर्षि है इस संभाषा में इकट्ठा हुए थे। टोटल 53।
इनमें पहली लाइन में, फर्स्ट लाइन में कश्यप भी आया था, आत्रेय भी था। नेक्स्ट लाइन में भिक्षु आत्रेय भी था। फिर नेक्स्ट लाइन में चैवन भी था। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ के पढ़ो, मारीच काश्यप नाम का ऋषि भी था। इससे नेक्स्ट लाइन में मैत्रेय भी था। इसी लाइन में वैखानस बाल खिल्ले। च्यवन जो है ना, इसमें एरो लगा के लिख देना, च्यवनप्राश का सेवन किया था इन्होंने, बनाया नहीं था। अश्विनी कुमारों ने बनाया था। और वैखानस बाल खिल्ले में एरो लगा के लिखना, प्रथम ब्रह्म रसायन के सेवन करता या निर्माण करता। प्रथम ब्रह्म रसायन के निर्माण करता वैखानस और बाल खिल्ले। वहाँ पढ़ेंगे हम चिकित्सा स्थान में, पहले चैप्टर में, ये दो नाम। और यहीं लिख दो कृष्ण आत्रेय नहीं। इन सब महर्षियों के अंदर कृष्ण आत्रेय का नाम नहीं था।